Hello students, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the another lecture of your geography class 11th that is about chapter number 6 soils. ठीक है, soils के ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही important chapter है. चलिए start करते हैं. Now what is soil basically? Soil is the mixture of rock debris and organic materials which develop on the earth surface. हमको दिख रहा है soil क्या होता है. अगर आप एक बड़े से रॉक को डिसइंटीग्रेट कर दो, छोटे 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 पार्ट्स में अगर आप कर दो तो क्या मिलेगा आपको? वॉट यू विल गेट सॉइल. ठीक है, लगता भी है कि सॉइल एक तरह का डेब्रिस है ऑब्वियसली जो अर्थ के सरफेस पे डेवलप होती है. क्लियर. नाउ ऐसे कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल को, मतलब कि ये सॉइल बना कैसे. सबसे पहला तो रिलीफ कि वो कितने हाइट पे है. माउंटेन पे है तो अलग टाइप का सॉइल मिलेगा, ग्राउंड पे है तो अलग टाइप का सॉइल मिलेगा, राइट. कोस्टल एरिया है तो कोस्टल सॉइल मिलेगा. तो अलग अलग वैरायटी के सॉइल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलीफ. पेरेंट मटेरियल कि भैया कौन से रॉक से बना है, किस टाइप के रॉक से बना है. क्लाइमेट कैसा है, ठीक है. वेजिटेशन क्या है, अदर लाइफ फॉर्म्स और टाइम. ये सारी चीजें क्या है आपके, दीज आर ऑल योर मेजर फैक्टर्स जो आपके सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं. नाउ बिसाइड्स दीज ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट टू ए लार्ज एक्सटेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. लोगों का इरिगेशन हो गया, फिर देन योर एग्रीकल्चर हो गया, देन योर इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया. तो सारी चीज़ें मिलकर जो है सॉइल फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर प्लेस का वो डिफाइन करते हैं. अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में जाते हैं, क्या क्या है. जैसे मिनरल पार्टिकल्स हो गए आपके, ह्यूमस हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब सॉइल में आपको मिलेगा. क्या क्या मिलेगा, मिनरल मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा, वाटर मिलेगा और एयर मिलेगा, है ना. नाउ नेक्स्ट इज होराइजन ए. अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है. होराइजन ए क्या होता है, देखिए सॉइल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है. होराइजन ए जो होता है वो टॉप मोस्ट जोन होता है. ये आपका होराइजन ए है, वो टॉप मोस्ट जोन है वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स, वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, मतलब कि ये वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है ये आपका होराइजन ए है जिसके ऊपर जो सॉइल बैठी हुई है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा जो कि नेसेसरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए. अब होराइजन बी क्या होता है, जस्ट होराइजन ए के नीचे और होराइजन सी के ऊपर, ये आपका होराइजन बी होता है. इट कंटेन्स मैटर डिराइव फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबव. यहाँ पे क्या क्या मैटर मिलेंगे गाइज, यहाँ पे होराइजन ए का भी मिक्सचर होगा, यहाँ पे सी का भी मिक्सचर होगा, दोनों का मिला के आपका होराइजन बी बनेगा. ऑल्दो द मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्ड. यहाँ पे जो मिनरल होते हैं ना गाइज, यहाँ पे वेदर्ड होते हैं. क्यों होते हैं पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप इरिगेशन कर रहे हो, यू आर पुटिंग वाटर. अब आप जब वाटर पुट कर रहे हो तो वाटर इज गोइंग हियर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे मिनरल्स जो है वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं, वेदर्ड हो जाते हैं, ठीक है. तो यही है चीजें. होराइजन सी क्या होता है, ये पेरेंट मटेरियल को होल्ड करता है, पेरेंट मटेरियल है, ठीक है. इसी से सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक होराइजन ए तक जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन. ऑब्वियसली भैया सबसे नीचे है तो ये सबसे नीचे है तो ऑब्वियसली 100% ये पहला स्टेज होगा सॉइल फॉर्मेशन का. एंड इवेंचुअली फॉर्म्स अबव 2 लेयर्स, और इसी के ऊपर जो है आपके होराइजन ए और बी बैठते हैं, और इसी आपके स्ट्रक्चर को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. क्लियर, इसी को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया, बहुत सारे टाइप्स के सॉइल होते हैं, ठीक. इन एंशिएंट टाइम सॉइल यूज्ड टू बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, उर्वरा एंड उसरा, ठीक है, विच वेर फर्टाइल एंड स्टेराइल रिस्पेक्टिवली. उर्वरा कैसा सॉइल होता था पुराने जमाने में, पुराने जमाने में सॉइल को ना 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता था, एक उर्वरा था, दूसरा उसरा था. उर्वरा कैसा टाइप का सॉइल था, उर्वरा जो है फर्टाइल सॉइल था, बहुत फर्टाइल था. और उसरा कैसा था, स्टेराइल था, मतलब कि उसमें जो है आप अच्छा से प्लांटेशन या क्रॉपिंग नहीं कर पाते, लेकिन उर्वरा में आप कर सकते क्योंकि फर्टाइल होता है. Now the Soil Survey of India established in 1956 made comprehensive study on soils in selected areas like in Damodar Valley. अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए और सॉइल के बारे में पढ़ने का स्टार्ट किए. जैसे आपका सॉइल
सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका 1956 में बना था, उसने भी दामोदर वैली में किया। उसके बाद आपका इकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इट ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इंडियन सॉइल्स। और इकार जो है उसने क्लासिफाई भी किया इंडियन सॉइल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड कैरेक्टर एज पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टैक्सोनॉमी। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए, जैसे सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया आया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आया। ये लोगों ने जो है बहुत ही ध्यान से बारीकियों से जो है आके सॉइल को क्लासिफाई किया। तो अब हम एक एक टाइप से जाएंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन, सॉइल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। अब एक एक करके उनको देखते हैं। बिफोर गोइंग अहेड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर IAS mentorship program. This program is holistically designed for those students who are targeting 2024 examination. A complete holistic program for you all, ठीक है। सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइडेड है, A to Z, वेदर बी इट योर ऐसे राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग हो गया, PYQ हो गया, सारी चीजें हैं। And for those students who wants to join the IAS mentorship का foundation program can join this batch. Here you will be having a mentor from your start of preparation. We are frequently launching batches guys, and सितंबर में भी हम batches launch करने ही वाले हैं। तो प्लीज आप सितंबर के बैच में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो फटाफट से कॉल करिए, सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। Now coming to the first classification, alluvial soil, ठीक। Now alluvial soil are widespread in northern plains and river valleys. ये आपको कहाँ मिलेंगे? northern plains में, और जहाँ पे भी रिवर होती है ना, एक्चुअली देखिए एलुवियल सॉइल वो होती है जो रिवर जितने भी डेब्रिस जो इकट्ठा करके आती हैं, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट द रिवर्स आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द माउंटेन एंड देन व्हेन दे आर ड्रॉपिंग ऑफ इन द लोअर पार्ट, ये वाला जो आपका डिपोजिशनल होता है वो हमेशा एलुवियल होता है। इसीलिए जहां पे भी रिवर वैलीज होंगी आपको वहां पे अलूवियल सॉइल मिलेंगे। दीज सॉइल कवर 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। कंट्री का टोटल कितना ऑक्यूपाई करती है? 40%। मतलब आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा अबंडेंस में कौन सी टाइप की सॉइल है गाइस? अलूवियल सॉइल है। दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम, ठीक है, रिवर्स और स्ट्रीम के थ्रू डिपॉजिट होती हैं। Through a narrow corridor in Rajasthan, they extend into plains of Gujarat, ठीक है। In the peninsular region, they are found in delta of east coast, river valleys. Obviously, जहाँ पे भी आपके coast होंगे ना, वहाँ पे आपको alluvial soil मिलेगा। They vary in nature from sandy loam to clay, rich in potash but poor in phosphorus. देखिए ये जो है आपका पोटैश में बहुत रिच होते हैं लेकिन फॉस्फोरस में लैकिंग होते हैं। ये सैंडी भी हो सकते हैं, लोमी भी हो सकते हैं, क्लेई भी हो सकते हैं। दीज और आर टाइप ऑफ योर पार्टिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सैंडी आपको पता ही होगा, जिसमें जो पार्टिकल सबसे बड़ा साइज का है वो सैंडी है, उससे छोटा है तो लोमी है, उससे एकदम ही छोटा है, स्टिकी है, तो वो क्लेई होता है। तो दिस इज योर अलूवियल सॉइल। फोटो देखिए आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट इज योर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में देखिए, ऑब्वियसली द सॉइल इज सेइंग ब्लैक, तो ब्लैक ही होगा। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू हमने जस्ट थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे होता है डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। दे स्वेल, देखिए जब भी इसमें पानी भरता है ना तो ये ना उठ जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है और ये स्टिकी हो जाते हैं। लेकिन उल्टा जब भी ड्राइड कंडीशन में होता है तो जो वो स्वेलिंग हुई रहती है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि पानी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स। तो क्या होता है ड्राई सीजन में, क्या हो जाता है, जब वो सूख जाते हैं तो इनमें क्रैक्स जैसे आ जाते हैं। जैसे ये आपका सॉइल है, इसमें आपके क्रैक्स अलग अलग टाइप के पार्टिक सॉइल का फ्लोर बन जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, ओके। upper reaches of Godavari and Krishna and the northwestern part of Deccan Plateau. The black soil is very deep. बताया जा रहा है कहाँ पे black soil मिलता है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगर सॉइल भी है और ब्लैक कॉटन सॉइल भी है, क्योंकि कॉटन इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल वेरी एक्सटेंसिवली। तो ये आपको जानना है, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समझते चलिए और ट्राई करिए कि आज ही आप अभी याद करते हुए चलें। फाइन, ओके। मूविंग अहेड, जनरली
क्लेई, डीप एंड इनपरमिएबल होते हैं ये। दस देयर ऑकर ए काइंड ऑफ सेल्फ फ्लोइंग। ब्लैक सॉइल जो है वो क्लेई भी होते हैं, गहराई भी होती है और उसमें पानी नहीं जा सकता, इम्परमिएबल होते हैं ये, ठीक है, दे कैन नॉट पेनिट्रेट वाटर। तो इससे क्या होता है, एक सेल्फ फ्लोइंग का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, मतलब वो खुद से अपना ख्याल रख पा रहे हैं, सेल्फ फ्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है। Now, because of the character of slow absorption and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a long time. और इसी की वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ब्लैक सॉइल में वो बहुत ज्यादा समय तक रहता है। क्यों? क्योंकि इम्परमिएबल है ना, पानी जाएगा कहाँ, जगह ही नहीं है उसके पास। which helps the crops, especially the rain fed one, to sustain even during dry season. क्लियर? कौन कौन से रिचनेस है इसमें? लाइम है, आयरन है, मैग्नीशिया है और एल्यूमिनिया। पोटैश भी होता है, लेकिन क्या नहीं है ये आपको जानना है। फॉस्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं। इनका कलर जो है ब्लैक से ग्रे के बीच में डिफर होता रहता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लैक सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल दिखने से ही समझ में आ रहा है, रेडिश है ना। इसमें अगर येलो मिला दो तो थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का दिखेगा आपको। They develop on crystalline igneous rock in areas of low rainfall in eastern and southern part of Deccan Plateau. If this is my India, this is my Deccan Plateau. ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल। इग्नियस रॉक में आपको मिलते हैं। इग्नियस रॉक वी हैव अंडरस्टूड, वोल्केनो जब इरप्ट होता है, जब वोल्केनो शांत होता है तो कौन से रॉक्स बनते हैं? इग्नियस बनते हैं ना। Along the Piedmont zone of Western Ghat, long stretch of area is occupied by red loamy soil. जो वेस्टर्न घाट है आपका, वहां पे भी आपको रेड लोमी सॉइल मिलेंगे। और उड़ीसा में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे और मिडिल गंगा प्लेन में मिलेंगे। ऑब्वियसली ईस्ट साइड में, मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा तो रहेगा ही, और मिडिल गंगा प्लेन में, इस एरिया में भी आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि गंगा रिवर यहाँ से आती है। तो इस रीजन में भी यू विल बी सीइंग रेड एंड येलो सॉइल। अब इसमें जो है रेड कलर क्यों होता है? किसी भी चीज का रेड कलर, एक कॉमन बेसिक लॉजिक है कि उसमें आयरन होगा। यस, it is having the presence of iron in the crystalline and metamorphic rock, which is because it is exhibiting red color. और अगर आयरन रेड में अगर आप वाटर डाल दोगे, हाइड्रेटेड फॉर्म कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे, तो ये येलो कलर का दिखने लगेगा, हाइड्रेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाले जो सॉइल होते हैं फर्टाइल होते हैं, वेयर कोर्स ग्रेन सॉइल आर फाउंड इन ड्राई एंड पुअर फर्टिलिटी। देखिए, अगर यही रेड एंड येलो सॉइल जो है फाइन ग्रेन्ड है, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, अगर एकदम छोटे छोटे, तो ये फर्टाइल है। लेकिन अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। तो देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, चार्ट बनाइए, ठीक है, यहाँ पे आप सॉइल लिखिए और यहाँ पे आप रिच लिखिए, रिचनेस किस में है और लैकनेस किस में है। तो जैसे आपका सॉइल ये येलो सॉइल हुआ है ना, तो ये रिच है आयरन में, लेकिन लैक किस में करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमन। तो ऐसे बनाएंगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, लैटराइट सॉइल, लैटराइट हार्ड रॉक होते हैं, ठीक है। ब्रिक, ये पत्थरों से निकलते हैं रॉक, कहाँ से? पत्थरों से। लैटराइट का मतलब ही पत्थर होता है। तो ये कहाँ पे डेवलप होते हैं? जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और हाई रेनफॉल है। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन। अब कोई आपको रॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, पत्थर पड़ा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा बारिश गिरी, तो पत्थर के भीतर जितने भी मिनरल्स हैं वो सब लीच हो जाएंगे, छूट के बाहर निकल जाएंगे, धुल जाएंगे बेसिकली। विथ रेन, लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे, ठीक है, रेन से क्या होता है, लाइम और सिलिका जो है वो लीच हो जाता है। एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो बचता क्या है? आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, ये सब बच जाते हैं, बाकी लाइम, सिलिका जो है वो सब निकल जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट भी निकल जाएगा ऑब्वियसली बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर है यहाँ पे तो बैक्टीरिया बहुत होते हैं। जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर है वहाँ बैक्टीरिया होगा, तो जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ पे क्या होगा आपका? ह्यूमस कंटेंट को वो डिकम्पोज करना चालू करेंगे, तो लैटराइट सॉइल में डिकम्पोजिशन भी होती है, ठीक है। क्लियर? चलिए, ये पुअर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम,
वाइल आयरन ऑक्साइड पोटैश जो है वो एक्सेस में होती है। तो चार्ट में आप लिख लीजिएगा। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजों में देखो कमी है, मेन नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्लांट ग्रोथ को। तो लैटराइट सॉइल जो है दे आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। लेकिन अगर हम लैटराइट सॉइल में मैनुअर डाल दें, फर्टिलाइजर डाल दें, तो ये तो बढ़िया कल्टीवेशन के लिए बन जाएगी, है ना। तो इफ वी आर एडिंग प्रॉपर फर्टिलाइजर, है ना, तो इट बिकम्स गुड फॉर कल्टीवेशन। कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। तो यहाँ पे जो है ट्री क्रॉप्स जैसे कैश्यू नट, काजू का उत्पादन होता है आपका लैटराइट में। ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा एंड आसाम। क्लियर हो गई चीजें? चलिए, टॉकिंग अबाउट एरिड सॉइल। एरिड का मतलब ही होता है कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। इसमें सॉइल जो है रेड ब्राउनिश कलर के होते हैं, सैंडी इन स्ट्रक्चर होते हैं और सलाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है इसमें। दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कहाँ से रहेगा, क्योंकि एरिड सॉइल तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं और हाई टेम्परेचर में मॉइस्चर जो है वो पूरा गायब हो जाता है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। Lower horizon of the soil are occupied by conker layers because of the increasing calcium content downward. जो नीचे के, जैसे ये आपका मान लो ये एरिड सॉइल है, ठीक है, तो जो लोअर होराइजन में है ना, यहाँ पे क्या होता है, कंकड़ बहुत सारा होता है। ठीक है, कंकड़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कैल्शियम कंटेंट बहुत होता है। क्या बहुत होता है? कैल्शियम कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका कैल्शियम कंटेंट बहुत होता है। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और बड़े बड़े अगर यहाँ पे बोल्डर्स आ जाएंगे तो बताइए यहाँ पे वाटर पेनिट्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल द सॉइल मॉइस्चर इज रेडिली अवेलेबल फॉर सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। लेकिन अगर हम इसमें इरिगेशन करते हैं तो इट बिकम्स गुड फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज योर सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल नाम ही याद आ रहा है, देखो हाउ वेल एंड ब्यूटिफुली सॉल्ट आर बीइंग क्रिएटेड। सॉल्ट उसरा भी बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। उर्वरा और उसरा दो टाइप के सॉइल क्लासिफाई हुए थे एंशियंट इंडिया में। तो उसरा क्या था? इनफर्टाइल। आप मुझे खुद ही बताओ, ऐसे सलाइन वाले जगह पे कोई अच्छा कल्टीवेशन हो पाएगा? नहीं, इसीलिए इनफर्टाइल होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनफर्टाइल होते हैं, दैट डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन growth. They occur in arid and semi-arid regions and waterlogged and swampy areas. कहाँ पे मिलेंगे? ठीक है, समझ गए? Swampy areas में, जहाँ पे waterlogged है, वाटर से पूरा भरा हुआ है जगह, वहाँ पे। सैंडी से लोमी इनका स्ट्रक्चर होता है, रेती टाइप का और लोमी। और ये नाइट्रोजन और कैल्शियम में भी लैक होते हैं। मतलब अगर आप पूरा पूरा देखो तो सब चीज में लैकिंग है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी कल्टीवेशन के लायक होते ही नहीं है। नेक्स्ट इज योर पीटी सॉइल। पीटी सॉइल के बारे में समझते हैं, ये लास्ट है आपका सॉइल में। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये पीटी हैवी रेनफॉल्स और हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में मिलते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। याद रखिएगा, पीटी सॉइल में हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई रेनफॉल and your high humidity. Thus, large quantity of dead organic matter accumulates in this region. तो इसकी वजह से क्या होता है? वेजिटेशन का ग्रोथ अच्छा हुआ। वेजिटेशन का ग्रोथ अच्छा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन। तो वेजिटेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो खराब भी होता है, डेड भी होता है, तो इसीलिए इनका क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। एंड दिस गिव्स अ रिच ह्यूमस। और ऑब्वियसली ये खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अच्छा ह्यूमस मिलेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। ये 40 to 50% ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट में रिच होते हैं पीटी सॉइल। ऑलवेज रिमेंबर, हैवी ब्लैक कलर के होते हैं, हैवी होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। देखिए कहाँ पे मिलेंगे? नदर्न पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु। क्लियर? तो ये थे आपके सॉइल के कुछ चीजें जो मुझे बतानी थी आपको चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी जितने भी सॉइल के पोर्शन थे, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11 की जो बुक है दूसरी। टाइप्स को मेरे को और इलेबोरेट करके बताना था, सो आई हैव टेकन दिस नाउ। इसी के साथ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7।
ठीक है, चैप्टर 7 भी हम स्टार्ट कर लेते हैं. दिस इज अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स एंड योर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट. चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले डिजास्टर होता क्या है. आप क्या समझते हैं डिजास्टर से? Basically, it is an undesirable occurrence resulting from the forces that largely outside human control strikes quickly with little or no warning. ठीक है, डिजास्टर्स क्या होते हैं? ये एक अनडिजायरेबल ऑक्यूरेंस होते हैं, मतलब कि हम चाहते नहीं हैं फिर भी वो ऑकर हो रहे हैं. अनडिजायरेबल ये हो क्यों रहे हैं? ऐसे फोर्सेस से हो रहे हैं जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, दैट ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल दैट. और ये कब आते हैं? बिना वार्निंग के आ जाते हैं, है ना. जैसे फ्लड हुआ, ठीक है, अचानक से आ जाएगा. हैवी रेन्स अचानक से, थंडरस्टॉर्म अचानक से, which causes or threatens serious disruptions of life, property, including death and injury to large number of people. ठीक है, तो इससे बहुत सारे जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं. डेथ हो रहा है, इंजरी हो रहा है ना. And requires mobilization of efforts in excess of that which are normally provided by statutory emergency services. तो इतना बड़ा आपका डिफिनेशन था डिजास्टर का. बेसिकली अगर आप मोटा माटी समझने का ट्राई करेंगे तो डिजास्टर क्या है? तो बेसिकली डिजास्टर क्या है? डिजास्टर कुछ नहीं, दिस इज योर ऐसा इवेंट जो लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, कभी भी आता है विदाउट एनी अलार्म बेल. ठीक है, और ये बहुत स्ट्राइक क्विकली करता है और अनडिजायरेबल होता है. समझ में आ गया? चलिए ठीक है. फॉर लॉन्ग टाइम डिजास्टर्स वेयर कंसिडर्ड एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेचुरल फोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग्स वेयर ट्रीटेड एज इनोसेंट एंड हेल्पलेस विक्टिम इन फ्रंट ऑफ माइटी फोर्सेज. अभी तक क्या लगते आ रहा था कि जो डिजास्टर्स होते हैं ना वो नेचुरली ही होते हैं, 100% नेचर के थ्रू ही होते हैं डिजास्टर्स. लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, जोग्राफर्स को, सर्वे कर रहे हैं कि ह्यूमंस आर आल्सो प्लेइंग ए मेजर रोल इन दीज टाइप ऑफ डिजास्टर्स. वही हम इस चैप्टर में समझेंगे. सबसे पहले समझिए डिजास्टर और नेचुरल हजार्ड में डिफरेंस क्या होता है. Natural hazards are elements of circumstances in natural environment that have potential to cause harm to people or property or both. Natural hazards क्या होते हैं? ऐसे चीज होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्रिएट होते हैं और इनके पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो जो है हार्म क्रिएट करेंगे किसको? पीपल को और प्रॉपर्टी दोनों को. ठीक है, क्लियर? These may be swift or permanent aspect of respective environment set in like currents in the ocean. ठीक है, तो environment जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे जो है चीजें चेंज होती जा रही हैं. As compared to natural disasters, hazards which are caused by natural forces or activities or human beings are relatively sudden and large scale पे होते हैं. नेचुरल हजार्ड से अगर आप डिजास्टर्स का कंपेयर कर रहे हो तो वो जो है और बड़े स्केल में होते हैं. मतलब नेचुरल हजार्ड से भी कौन खतरनाक है भैया? डिजास्टर. डिजास्टर इज मोर खतरनाक. ठीक है, क्लियर? और वाइड स्प्रेड डेथ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनी डिस्टर्बेंस टू सोशल लाइफ भी होता है. क्लियर? तो नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर में समझ में आ गई बेसिक डिफरेंस, दैट डिजास्टर इज मच बिगर टर्म फॉर योर नेचुरल हजार्ड. फैक्ट्स अबाउट डिजास्टर, इसके बारे में समझते हैं. फर्स्टली, द मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. ऑब्वियसली ये तो पता ही हमको, हर साल आपको नए नए केसेस सुनने को मिलेंगे. Secondly, there is a growing concern among the people the world over to deal with the menace created by these, that loss of life and human property can be minimized. और इसी की वजह से क्या हो रहा है? सारे आपके कंट्रीज के अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो बैठक कर रही हैं दैट हाउ वी कैन फाइट डिजास्टर. ठीक है, क्योंकि देखिए सही भी बात है, कुछ डिजास्टर को वी कैन नॉट कंट्रोल इट, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिपेयर्डनेस. आप कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हो. तो वही. Finally, significant changes have been taken place in the pattern of natural disasters over here. और उसी के बेसिस पे जो है अलग अलग चेंजेस किए गए हैं. जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने लगाया है
योकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। देखिए, अब ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अदर स्टेट्स मेट एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ये मिले कब मिले भैया? 23 से 27 मई 1994 को। इनका एम क्या था? रिडक्शन इन द सिटी ऑफ ये नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये इनका एम था। ठीक है, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं योकोहामा में। ठीक है, योकोहामा में। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है रेजोल्यूशंस पास किए, चलिए देखते हैं क्या है। इट विल नो दैट ईच कंट्री हैज सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। बोला गया कि हर कंट्री का अपना खुद का हक है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए वो सारे स्टेप्स को ले जो नेचुरल डिजास्टर से उनको बचाए। ठीक है, तो इसमें कोई कंट्री कुछ बोल नहीं सकता। नेक्स्ट, it will give priority attention to the developing countries, particularly the least developed and the landlocked and the small and in developing state. Obviously क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभी उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनका, उतना ज़्यादा ये प्रिपेयर्ड नहीं है, उतना ज़्यादा इनके पास एक्सेस नहीं है। तो अगर इनको डिजास्टर हिट भी करता है तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी इनको होगी। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? इट विल डेवलप एंड स्ट्रेंथन द नेशनल कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज एंड वेयर एप्रोप्रिएट नेशनल लेजिस्लेशन फॉर नेचुरल एंड अदर डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। इसके लिए जो है पॉलिसी बनाई जाएगी 3 चीजों के लिए। प्रिवेंट कैसे करें, हटाएं कैसे, और प्रिपेयर कैसे रहें फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। दिस विल इंक्लूड मोबिलाइजेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन NGOs and participation of local communities. Clear? Okay. It will promote, next बोला गया, strength करेगा, promote करेगा सब regional, regional and international cooperation in activities to prevent, reduce and mitigate natural and other disaster. और इनका main focus क्या है? Human and institutional capacity building and strengthening. कैसे हम बिल्डिंग, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे शेयर कर सकते हैं, कलेक्शन हुआ, डिसेमिनेशन हुआ, इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हुआ, और फाइनली मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें जो है की गई थी। दूसरी चीज ये कि इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड द डिकेड ऑफ 1990 से 2000 एंड इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर। तो ये सारी जो ईयर्स है ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्यों याद रखनी है? अब आप ही सोचिए, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। 2023 को कौन सा ईयर बोला गया? चलिए बताइए, कौन सा डिकेड है, क्या एम है इसका? हाँ बताइए, क्या एम है इसका? 2023 का एम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही ये 10 साल के रेंज को इंटरनेशनल डिकेड फॉर क्या बोला गया था? नेचुरल डिजास्टर। अब चलिए कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में समझते हैं। जैसे पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है सारे नेचुरल डिजास्टर्स में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली है पिछले एनसीईआरटीज में। अब मैं अर्थक्वेक कैसे होता है ये अगर बताऊंगी तो दिस इज टाइम वेस्ट फॉर यू, तो आप उसको खुद से रिवाइज करिए, हम दूसरी चीजें इसमें फोकस करेंगे। टेक्टोनिक ओरिजिन की वजह से होता है, ऑब्वियसली मैंने बताया जब 2 प्लेट्स कोलाइड करेंगी तो अर्थक्वेक होगा, है ना। एंड इट इज प्रूव टू बी द मोस्ट डिवास्टेटिंग इन द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और बहुत बड़े एरिया में भी होता है। ठीक है, these earthquakes result from a series of earth movement brought by sudden release of energy during tectonic activity in earth crust. अर्थक्वेक जो है वो अर्थ मूवमेंट की वजह से होता है। अर्थ मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है। क्लियर? तो इसकी वजह से जो है आपका चीजें हो रही हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जगह हैं जो वल्नरेबल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल and the 7 northeastern states. Here, so this is your place of high earthquake region. Recently, some earth scientists have come up with the theory of emergence of a fault line and energy building along the fault line represented by river Bhim near Latur and Osmanabad, Maharashtra.
क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों प्लेट्स के बीच में एक फॉल्ट बन गया है, क्रैक जैसा बन गया है, और ऐसा हो सकता है कि जो इंडियन प्लेट है गाइस, इंडियन जो प्लेट है वो टूट जाए दो भागों में, ठीक है, टूट जाए दो भागों में, इससे भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने का चांस है। नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी जीएसआई हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ मीटरोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विद द रिसेंटली फॉर्म्ड एनआईडीएम, इन्होंने जो है 5 मेजर अर्थक्वेक जोन्स को बताया है। वेरी हाई डैमेज रिस्क है, हाई डैमेज रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो और वेरी लो, इससे जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इस बेसिस पे क्लासिफाई है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अर्थक्वेक के? अब हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को अगर स्ट्राइक कर दे तो भाई ये कैलामिटी होता है, और बड़े लेवल की बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर हाई है तो उतना ज्यादा इफेक्ट भी होगा, है ना। It not only damages settlements, infrastructure, transport and communication industries, but also robs of the population of their material and socio-cultural gains they have preserved over generation. जो सालों सालों से जो है आपका जनरेशन से जो लोग अपने चीजों को प्रिजर्व करते हुए आ रहे हैं, उससे जो है आपका क्या हो रहा है, उससे आपका अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। It renders them homeless, which puts extra pressure and stress, particularly on weak economy of developing country. Okay? Okay? Clear हो गई चीजें? चलिए. Now let us try to understand the effects of earthquake. Earthquake के क्या effects हैं? सारा मैंने ये चार्ट आपको दे दिया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस, इसको आप पॉज करिए स्क्रीन को और समझने का ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बात करने का ट्राई करना है। Establishing earthquake monitoring centers for regular monitoring and fast dissemination of information among the people in the vulnerable areas, ठीक है। हम earthquake के monitor centers को बनाएं, उनका regular monitoring करें, information को जो है आपका फटाफट spread करें, है ना। GPS का यूज़ करें ताकि movement of tectonic plates समझ में आए, ठीक है। जैसे अगर plates move कर रही हैं तो उस एरिया को रेड अलर्ट में भेज दिया जाए, क्योंकि because of that plate movement only earthquake will happen. Preparing a vulnerability map of the country and dissemination of vulnerability risk information among the people and educating them about the ways and means minimizing the adverse effect of disasters, ठीक है। तो ये सब गाइस आपको खुद भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक मैप बनाना बहुत ज़रूरी है कंट्री का, कि कौन से जो कंट्री के रीजन्स है वो हज़ार्ड रीजन में है, कौन से सेफ रीजन में है, लोगों को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। Modifying the house type and building designs in the vulnerable areas and discouraging construction of high rise building. बड़े बिल्डिंग जितना बड़े हाइट में होंगे उतना ज़्यादा अगर वो डिस्ट्रक्ट होते तो उतना ज़्यादा आपको खतरा है, उतना ज़्यादा लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट होंगे। लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हो गया, बिग अर्बन सिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ें, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन। भाई ऐसे डिज़ाइन बनाओ जो अर्थक्वेक जिसको सस्टेन कर सके, है ना। तो ऐसे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट योर नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। यूजिंग लाइट मटेरियल्स इन मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन वल्नरेबल एरियाज, क्योंकि भारी जितना सामान होगा अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो और ज़्यादा खराब हालत में पहुंच सकती है सिचुएशन। नेक्स्ट इज अबाउट सुनामी। सुनामी के बारे में गाइस पता ही होगा, इट इज अ सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक हुआ है उससे आपका ओशन बॉडी भी तो डिस्टर्ब्ड होगा, है ना। और अगर आपका ओशन बॉडी डिस्टर्ब्ड हो रहा है तो वही आपका क्या बन रहा है, सुनामी बन रहा है ना। अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो ये ऑब्वियसली वाटर बॉडीज को भी डिस्टर्ब करते हैं। देखिए कितने हैवी वेव्स जो है सारे बिल्डिंग्स के ऊपर आ रहे हैं। The most common cause of tsunami is an earthquake, which is sudden shifting of the earth crust, which releases energy. ठीक है। A tsunami can travel as fast as jet plane in the deep ocean waters. सोचिए एक, ठीक है। अब सुनामी फॉर्म कैसे होती है, देखिए सीरीज ऑफ वेव जनरेटेड इन ए ओशन और अदर बॉडी ऑफ वाटर बाय डिस्टर्बेंसेस सच एन अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, मीटेरॉइड इम्पैक्ट। अगर वेव्स जो हैं वो सीरीज में बहुत ज़्यादा सीरीज में आने लगे, बहुत ज़्यादा सीरीज में आने लगे, ठीक है,
तो उसकी वजह से जो है आपका सुनामी बनता है। अंडरसी अर्थक्वेक विच टिपिकली ऑकर्स एट द बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट कॉज द वाटर अबव टू बी मूव अप और डाउन। और देखिए ये वाला जो प्लेट है, आप ये देख रहे हैं अर्थ क्रस्ट का प्लेट है, ये नीचे हो रहा है और ये थोड़ी सी उठी हुई है, ये नीचे हो रही उठी हुई है, इसकी वजह से वेव्स भी अप एंड डाउन होते हैं और इसके वजह से आपका सुनामी बनता है। ठीक है, ऑब्वियसली रीजन्स क्या क्या है सुनामी अफेक्टेड के, देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमने समझा था ये कौन सा एरिया है। ठीक है, ये आपको मैप में देखना है, दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। अलास्का, जापान, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, ये सारे रीजन्स जो है वो सुनामी से अफेक्टेड है। इफेक्ट्स क्या है सुनामी के, बहुत ज़्यादा, इसको तो देखिए कोई बताने का कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है, बिकॉज यू ऑल नो दैट व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग डिस्ट्रक्शन। ओके, डिस्ट्रॉइंग पोर्ट, सिटीज, टाउन, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, सेटलमेंट्स। effect of tsunami is more along coast because the density of population is high। obviously वहाँ पे water content भी ज़्यादा होता है। देखिए अब यहाँ पे जो cities हैं आपकी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा अफेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और द कोस्ट इज ऑल्सो नियर टू द वाटर बॉडी, तो इसके वजह से जो है आपका इफेक्ट होता है। Now what you can do for the mitigation, mitigation के लिए क्या कर सकते हैं? It is beyond the capacity of individual state or government to mitigate the damage. Hence, combined efforts at the international levels are the possible ways of dealing with these disasters, as has been the case of tsunami that occurred in 26 December 2004 in which 3 lakh people lost their lives, guys. सोचिए, ठीक है? तो इसीलिए जो है ये अकेले की बस की बात नहीं है सुनामी को रोकना, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉम्बाइंड एफर्ट्स। गवर्नमेंट भी आए साथ में, सोसाइटी भी आए साथ में, इंटरनेशनल बॉडीज भी आए साथ में, है ना, प्राइवेट प्लेयर्स भी आए साथ में, सब मिल के अगर काम करते हैं देन वी कैन कम आउट विद ए गुड सोल्यूशन। Also, India has volunteered to join the International Tsunami Warning System after December 2004 tsunami disaster। ठीक है, ये भी आपको समझना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देखते हैं, दूसरा टाइप का है। देखिए अब साइक्लोन चक्रवात होता है ना, हवा का एक ऐसा सर्कुलर मोशन जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इफ इट स्पीड इज वेरी हाई। They are intense low pressure as confined to the area lying between 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में ये होता है। हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो है, मतलब हॉरिजॉन्टली ये वाला जो एरिया कितना जा सकता है, 500 से 1000 किलोमीटर गाइज, 500 से 1000 किलोमीटर इसकी हाइट हो सकती है और यहाँ से सरफेस से कितना जा सकता है, 12 to 14। A tropical cyclone or hurricane is like a heat engine that is energized by release of latent heat on the account of condensation of moisture that wind gather after moving over the oceans or the sea। ये एक तरह का हीट इंजन है जो एनर्जाइज्ड हुए जा रहा है लगातार, क्योंकि जो है आपका मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है। आपको पता ही होगा जब साइक्लोन बनते हैं तो ऊपर क्लाउड्स भी बनते हैं बिकॉज योर वार्म एयर इज राइजिंग अप, वार्म एयर राइज हो रही है ना, तो इससे क्लाउड्स बन रहे हैं। ठीक है, और क्लाउड्स बन रहे हैं और एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमेशा जो साइक्लोन होते हैं ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो सी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सी से ही मॉइस्चर लेके क्लाउड्स बनेंगे और इसीलिए जो है बोला जाता है कि इट मूव्स ओवर द ओशंस एंड द सीज। क्लियर? अब ये इनिशियल कंडीशंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इमर्जेंस का, उसको देखते हैं। देखिए लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, वार्म एयर होगी तभी तो भैया आपका एयर ऊपर होगी, एयर ऊपर नहीं होगी तो साइक्लोन कैसे बनेगा। दैट रिलीजेस एनॉर्मस लैटेंट हीट, हीट रिलीज करती रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स, अब कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दिस, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ये विंड क्या होती है, ये सर्कुलर मोशन में घूमने लगती है, सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 घूमने लगती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। लो प्रेशर होता है सेंटर पे। ठीक है, लो प्रेशर होता है तभी तो आपकी गैसेस ऊपर जा रही हैं। अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फियर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंसेस अराउंड विच इज साइक्लोन डेवलप। ठीक है, कंडीशन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है ना, तो लोकल डिस्टर्बेंसेस भी होने लगते हैं। तो फाइनली एब्जॉर्प्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स का एग्जाम वो क्या है आपका, बताइए, एब्सेंस। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके विंड स्ट्रॉन्ग आ गए
तो ये तो पूरा मिक्स हो जाएगा ना, गर्म हवा रहेगी ही नहीं, है ना, बस ठंडी रहेगी या तो फिर बस गर्म, मिक्सिंग हो जाएगी। तो इफ मिक्सिंग विल हैपन द साइक्लोन वोंट बी फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये होना चाहिए, विल डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ द लैटेंट हीट। अगर वर्टिकल आपका एयर मिक्सिंग हो जाएगा तो हीट कैसे, हीट नहीं होगी, और ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हीट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, so these are some of the initial conditions which you need to know about tropical cyclones. तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। तो हमने अभी तक कितने सारे चीज़ें पढ़े, 3 से 4 हमने इम्पॉर्टेंट डिजास्टर्स के बारे में समझा, जो जितने इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में। ये चैप्टर भी छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो हमने फाइनली आज सॉइल कवर कर लिया और आपके डिजास्टर्स कवर कर लिए। आपका वर्क ये होना चाहिए कि सारे डिजास्टर्स को आप समझिए। एनसीईआरटी में तो खैर बहुत ही छोटा छोटा दिया हुआ है, बट यू ट्राई टू गूगल इट। समझिए कि हर एक आपके डिजास्टर से आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या मिटिगेशन इसकी पॉलिसी है, सारी चीज़ें आप सोचिए और चार्ट बनाइए। ठीक है, चार्ट बनाइए कि कौन सा जो डिजास्टर है वो कहाँ ऑक्योर होगा। तो इससे क्या है कि आपके भी ब्रेन में इट विल बी इजी टू गेट रिटेन्ड। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं लेक्चर। हमने कवर कर लिया, क्लास 11th की ज्योग्राफी भी कवर हो गई है। इसी के साथ दोनों चैप्टर्स को मैंने मर्ज कर दिया क्योंकि दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स थे। तो ओके, वील मीट इन द नेक्स्ट lecture with some new topics, new subject, and mainly new classes. So with this, be tuned and we'll learn new more things in the upcoming classes.